पांचवा प्रश्न। भगवान, लगता है आप बचपन में बहुत उपद्रवी रहे होंगे। इतने उपद्रव, तौबा। रंजन भारती, तू सोचती है मैं अभी भी बदल गया हूं? मुझे तो कुछ भेद दिखाई पड़ता नहीं। वह ज़ेन कथा तो मैंने बहुत बार तुमसे कही है, आज फिर कहता हूं कि एक आदमी ज़ेन सदगुरु रिंझाई से मिलने गया था। उसने रिंझाई से पूछा कि आप जब ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे, बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे, तो क्या करते थे? रिंझाई ने कहा, कुएं से पानी भर के लाता था, लकड़ियां जंगल से काटता था, भूख लगती थी तब खाना खाता था, नींद आती थी तब सो जाता था। उस आदमी ने कहा कि ठीक, फिर जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उसके बाद आप क्या करते हैं? उसने कहा, कुएं से पानी भर के लाता हूं, जंगल से लकड़ी काटता हूं, जब भूख लगती खाना खाता हूं, जब नींद आती तब सो जाता। उस आदमी ने कही, तो बड़ी हैरानी की बात हुई, इन दोनों में भेद क्या? रिंझाई ने कहा, वही तो मैं सोचता हूं कि भेद क्या। इतना ही भेद है कि तब जो हो रहा था सब नींद में था, अब सब जाग कर। यूं बाहर से तो सब वही का वही। बचपन में भी जो उपद्रव में कर रहा था वो उपद्रव नहीं थे, आज जो कर रहा हूं उसकी पूर्व भूमिका थी। नींद में टटोलना था। अब जो कर रहा हूं वो रोशनी में कर रहा हूं, मगर वही कर रहा हूं स्वभावतः। अब विस्तार बड़ा हुआ है, जो भी कर रहा हूं परिपूर्ण रूप से सजग हूं। लेकिन आज जब लौट के देखता हूं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बचपन में भी मैंने कोई उपद्रव किए। आज तो लौट कर देखता हूं तो मुझे उनमें भी एक अंधेरे में टटोलती हुई अन्वेषक की दृष्टि ही मालूम पड़ती। आज लौट कर देखता हूं तो जरूर अस्त व्यस्त था उपक्रम, अराजक था, लेकिन तलाश ठीक दिशा में ही चल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए तुझे कहूं, हाई स्कूल के दिनों में मुझे सबसे बड़ी तकलीफ टोपी से रही। टोपी लगाना मुझे कभी रास ना आया। यूं टोपी से मुझे कोई दुश्मनी ना थी। ऐसे तरह तरह की टोपियों से मुझे लगाव है। मेरे पास करीब करीब दुनिया भर से टोपियां आती, मित्र ले आते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे टोपियां पसंद है। तब भी पसंद थी, मगर एक कारण से मुझे अड़चन थी कि स्कूल में टोपी जबरदस्ती लगवाई जाती थी। टोपी लगानी ही पड़ेगी बस। वहां मेरा विरोध था, स्वभाव था। मेरे अध्यापक, मेरे प्रधान अध्यापक, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग समझते ये उपद्रव।
और कोई भी कहेगा उपद्रव। मैंने लेकिन बहुत सहा उसके लिए, मगर टोपी नहीं लगाई तो नहीं लगाई। कितने दिनों कक्षाओं के बाहर ही खड़ा रखा गया, कितने बार कहा कि जाओ स्कूल के 7 चक्कर लगाओ, 7 चक्कर की जगह 17 चक्कर लगा आया। शिक्षक सिर पीट लेते कि हमने तुमसे 7 कहे, तुमने 17 क्यों लगाए। मैंने उनसे कहा कि व्यायाम करने में कोई हर्ज नहीं, और बाहर रहना मुझे ऐसे भी पसंद है, शुद्ध हवा भी मिलती है, पशु पक्षियों पौधों से भी दोस्ती बनती है, और भीतर तुम जो 1000 तरह की व्यर्थ की बकवास करते हो उससे भी बचना हो जाता। सो अंततः उन्होंने मुझे भीतर बैठाना शुरू कर लिया। ऐसे आदमी को बाहर बैठाने से क्या फायदा। मुझे सजा में दंड बैठक लगाने को कहते थे तो मैं लगाए चला जाऊं, वहां पर रुको भी। मैंने कहा कि जरा और लगा लेने दें, आज सुबह मैंने व्यायाम किया ही नहीं। कहते तुम आदमी कैसे हो, तुम्हें इस बात का भी समझ नहीं है कि हम दंड दे रहे हैं। तो तुम दे रहे होगे दंड, मगर हम दंड लें तब। हम तो हर चीज से जो भी लाभ ले सकते हैं लेते। टोपी नहीं लगाएंगे जब तक कि सिद्ध ना कर दो कि टोपी लगाने की वैज्ञानिकता क्या है, इससे बुद्धि बढ़ेगी। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो टोपी क्यों लगाएं, फिर सरदारों जैसा साफा क्यों ना बांध। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से तो और ही बढ़नी चाहिए। फिर सरदारों के पास तो जैसी बुद्धि होनी चाहिए किसी के पास होनी नहीं चाहिए। तो टोपी क्यों, साफा बांध के आएंगे। मेरे प्रधान अध्यापक अपने सिर से हाथ लगा के बैठ जाते थे, कहते कौन तुमसे बकवास करे, या तो साफा बांधोगे या टोपी भी ना लगाओगे। मैंने कहा कि मैं सीधा सीधा विचार पूर्वक उत्तर चाहता हूं। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से ज्यादा बढ़ेगी, और जितना लंबा साफा होगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो सरदार तो गजब कर देते। फिर तो सरदारों के संबंध में सब मजाक है वो गलत है। स्कूल में सिर्फ बंगालियों को आज्ञा थी कि वो टोपी चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि बंगाली टोपी लगाना पसंद नहीं करते। अब मैं उनसे कहता कि तुम देखते हो कि इस देश में बंगालियों के पास जितनी बुद्धि होती उतनी सरदारों के पास तो नहीं होती। जरूर टोपी न लगाने से बुद्धि को कुछ खुलापन मिलता है, खिड़कियां खुलती हैं। तो क्या बकवास लगा रखी। मैंने कहा फिर आखिर बंगालियों के पास बुद्धि कैसे, और सरदार जो कस के बांधे हुए हैं साफा, उसका परिणाम स्वभावता यह होता है कि लड़ने झगड़ने को तत्पर। साफा इतना बंधा हुआ है कि वो तैयारी बैठे हुए हैं कि आजा हो जाए 2 हाथ, कि कुछ तो राहत मिले। वाह गुरु जी का फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, हो जाने दो। साफा बंधवाए ही इसलिए था कि उनका तत्क्षण हाथ कृपाण पे चला जाए। मैंने कहा मुझे कोई कृपाण चलानी नहीं, टोपी में लगाऊं क्यों, कोई कारण मेरे सामने साफ कर दो। कारण वो मुझको समझा नहीं पाए। सजा मुझको जितनी दे सकते थे दिए, मैं उनका सजा मैं झेलूंगा, लेकिन कारण जब तक नहीं बताओगे तब तक तुमको भी सजा देने का अंतःकरण में पीड़ा रहेगी। और उन सबको पीड़ा थी क्योंकि को अकारण सजा दे रहे हैं। फिजूल की बात है टोपी, मगर ये भी जिद्दी है। और एक को अगर आज्ञा दें कि टोपी मत लगाओ तो सब गड़बड़ खड़ी हो जाए। और जो टोपी के संबंध में मेरा हिसाब था वही मेरा हर चीज के संबंध में हिसाब था। कवायद करने क्यों घूमे बाएं, क्यों घूमे दाएं, क्या फायदा बाएं दाएं घूमने से। मुझे रोज करीब
प्रधान अध्यापक के कमरे में जाना पड़ता था बैंत खाने के लिए। मैं अभ्यस्त हो गया था, वो भी अभ्यस्त हो गए थे। पहले पहले तो पूछते थे कि क्या किया इसने, फिर आज क्या किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा पूछने से सार क्या, ये कुछ ना कुछ रोज करता ही है, तो मैं पहुंचूं, मैं हाथ आगे करूं, वो बैंत मारे, मैं विदा। एक दिन यूं हुआ, संयोग से हुआ कि जो विद्यार्थी कक्षा में सबसे ज्यादा तगड़ा था, जिस पे कक्षा के शिक्षक को भरोसा था कि मुझे ले जा सकेगा अध्यापक, प्रधान अध्यापक के कमरे तक, जो मुझे हमेशा ले जाता था, उसने कुछ गड़बड़ की। और शिक्षक ने कहा कि अच्छा, आज अच्छा मौका है। मुझसे कहा कि आज तुम इसे ले जाओ, ये रोज तुम्हें ले जाता, तुम इसे आज ले जाओ। मैं भी बड़ा खुश उसको लेके पहुंचा। मैं अंदर पहुंचा कि उन्होंने उठाया बैंत और बस मेरे हाथ पे बैंत जड़ दिए। मैंने उनसे कहा कि आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? मैंने कहा कि आज मैं इसको लाया हुआ हूं, मैं नहीं आया हुआ हूं। बैंत मुझे दो आप, आज बैंत मैं आपको मारूंगा। कम से कम पूछा तो होता, इतना शिष्टाचार तो होनी चाहिए कि कौन किसको लाया है। मैंने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं, वो बैंत आप मुझे दे दो, धीरे से मारूंगा। हालांकि तुमने मेरे साथ कभी कोई रियायत नहीं की है। वो प्रिंसिपल मुझे बाद में भी मिल जाते थे, वो कहते थे याद है तूने मुझे बैंत मारा था। किसी ने मेरी जिंदगी में मुझे बैंत नहीं मारा, विद्यार्थी और अध्यापक को बैंत मारे, मगर मुझे भी बात तो जची कि तू ठीक तो कह रहा है, तो मुझे कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। मैंने पूछनी बंद कर दिया था। ये बात इतनी तय हो गई थी कि तुझे रोज आना है, मुझे रोज मारना है, फायदा क्या पूछने से कि कसूर क्या, हो गई कुछ ना कुछ कसूर। टोपी लेकिन मैंने नहीं लगाई। ऐसे कभी कभी स्कूल के बाहर में टोपी लगा के निकलता था। एक दिन हेडमास्टर मुझे रास्ते पे मिल गए, टोपी लगाए चले जाना था। सुनो, टोपी क्यों लगाई हुई? मैंने कहा मैं अपना मालिक, जहां लगाना वहां लगाएंगे और जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाएंगे। इधर कोई हमसे लगवा नहीं रहा, खुद लगाए हुए। आज लगता है कि उपद्रव था, लेकिन मैं जानता हूं कि उपद्रव नहीं था। मैं अपनी निजता की तलाश में था। वही खोज बढ़ती रही। उस खोज में कोई फर्क नहीं आया। किसी को परेशान करने के लिए भी मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिस समाज में पैदा होना पड़ा है, वो समाज कितनी स्वतंत्रता देता है, कितनी बुद्धिमत्ता देता है, कितने बुद्धि को विकास के अवसर देता है। मगर नहीं, ये समाज मारता है बुद्धि को, मिटाता है बुद्धि को, नष्ट करता है बुद्धि को। जब मैं स्नातक हुआ, एमए में प्रथम श्रेणी में प्रथम आया, तो मेरे अध्यापक, मेरे प्रोफेसर, मेरे विभाग अध्यक्ष, मेरे वाइस चांसलर सब बड़े गौरवान्वित थे। फिर जब दीक्षांत समारोह हुआ तो स्वभाव था, मैं प्रथम खड़ा किया गया था। वो मौका मैंने नहीं छोड़ा। मैंने खड़े होकर कहा कि मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं, इसके पहले कि आप आशीर्वाद दे, क्योंकि अब मैं विदा हो रहा हूं। ये आखिरी दिन है मेरा इस विश्वविद्यालय में। ये काला चोगा मुझे क्यों पहनाया गया है? और ये आप सब डीन और चांसलर और वाइस चांसलर और मेहमान जो बुलाए गए हैं और जिनको डीलिट दी जाने वाली है, ये सब काले चोगे क्यों पहने हुए? क्योंकि काला रंग तो मातम का रंग,
क्या आप समझ रहे हैं हम लोग मर गए? वो बहुत चौंके। एक क्षण को सन्नाटा छा गया पूरे दीक्षांत भवन में कि उपद्रव इसने कुछ किया। उनको लगा ही होगा कि उपद्रव है, लेकिन मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि काला रंग तो हमेशा लोग मातम के समय पहनते हैं। ये उत्सव मनाया जा रहा है कि मातम मनाया जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये काले कपड़े, ये काला रंग, ये तो मौत का लक्षण। आज के दिन तो कम से कम हमारे साथ शिष्टता का व्यवहार किया होता, और ये सब भूत प्रेत बन के तुम खड़े हुए हो, शर्म नहीं आती? क्या तुम आशीर्वाद दोगे? तुम मर गए, अब तुम घोषणा हमारी कर रहे हैं हम भी मर गए। मैं जिंदा हूं, और मैंने वो चोगा निकाल के फेंक दिया, वो टोपी निकाल के फेंक दी। मुझे जल्दी से भवन के बाहर ले जाया गया कि अब बाहर चलो, तुम बाहर आओ, फिर पीछे बात करेंगे। उत्तर तुम्हें बाद में दिया जाएगा। मैं बाद में रोज वाइस चांसलर के घर पहुंचता था कि उत्तर, कहते क्या उत्तर दें तुम्हें? यूं तुम बात ठीक भी कह रहे हो, मानते हैं भाई कि तुम बात ठीक कर रहे, मगर ऐसे वक्त पे तो उपद्रव खड़ा नहीं करना था। सबके सामने फजीयत करवा दी। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। बात तो ठीक है कि काला रंग मातमी रंग है, सारी दुनिया में मातमी रंग है। काला रंग भूत प्रेतों का रंग है, यमदूतों का रंग है। यमदूत भी बिल्कुल काले और काले भैंसे पे बैठ के आते। ये तुम क्या रंग बना रखे हो? मैंने कहा, मगर मैं समझता हूं इसका अर्थ, इसके भीतर, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, इस बात की सूचना है कि विश्वविद्यालय इतने लोगों को मारने में, हत्या करने में सफल हो गया, इनकी जिंदगी खराब करने में सफल हो गया, इनकी बुद्धि मटिया मैट कर डाली गई। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, और मैं जिंदा रहूंगा, और मैं तुम्हारा काला चोगा डाले जाता हूं इस घोषणा की तरह। वो तो ये उपद्रव ही समझा जाया था, स्वभाव था, लेकिन उपद्रव ये था नहीं। ये सब नकल पट्टी है। क्योंकि पश्चिम में चलता है काला चोगा, भारत में भी चलता है काला चोगा। न पश्चिम के पास कोई दलील है, न भारत के पास कोई दलील है। काला चोगा किस लिए? अगर दीक्षांत समारोह में कोई रंग ही पहनाने का हो तो शुभ्र सफेद होना चाहिए, क्योंकि सफेद सारे रंगों का प्रतीक है। सफेद रंग का अर्थ होता है सारे रंगों का जोड़, इंद्रधनुष। अगर सारे रंगों को हम इकट्ठा मिलाएं तो सफेद रंग बनता है। सफेद रंग जीवन का प्रतीक है, और सफेद रंग निर्दोषता का भी प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। सफेद रंग सरलता का भी प्रतीक है, स्वच्छता का भी प्रतीक है। काला रंग तो गंदगी का प्रतीक है, मौत का, मातम का। इसको क्यों लादे हुए हो सिर पर? मैं सिर्फ जवाब चाहता था, लेकिन स्वभावतः समझा गया कि ये उपद्रव है। ये उपद्रव नहीं था। आज भी मैं कहता हूं कि ये उपद्रव नहीं था। कहीं किसी को परेशान करने की कोई आकांक्षा नहीं थी, कभी जीवन में वैसी आकांक्षा नहीं रही। लेकिन स्वभावतः मैं उनकी भी स्थिति समझ सकता हूं जो पदों पर बैठे हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनको लगेगा कि मैं परेशान कर रहा हूं, मैं हैरान कर रहा हूं। रंजन तो पूछती है कि आप बचपन में बहुत उपद्रवी रहे होंगे। हाँ, औरों की तरफ से उपद्रव कहा जा सकता है, मेरी तरफ से कभी उपद्रव मैंने किया नहीं। और जो मैं तब करता था वही मैं अब भी कर रहा हूं, सिर्फ उसका आयाम गहरा हुआ है, उसका विस्तार हुआ है, उस बात में और बल आया है। वही बगावत आज भी सिखा रहा हूं, वही जीवन आज भी सिखा रहा हूं, वही अन्वेषण सत्य का, वही खोज आज भी
हजारों लोगों के हृदय में जलाने की चेष्टा में संलग्न। सन्यास मेरे लिए विद्रोह है, बगावत है। सन्यास मेरे लिए अन्वेषण, आज्ञाकारिता नहीं। सन्यास सबसे बड़ी क्रांति है इस पृथ्वी पर। मगर क्रांति तो उपद्रव मालूम होगी न्यस्त स्वार्थों को। मैं जो बचपन से करता रहा हूं वो भी क्रांति ही थी, यद्यपि एक बच्चे के द्वारा की गई क्रांति थी। तो इतना तो मानना ही होगा कि वो अंधेरे में टटोलने जैसी क्रांति थी। वे कदम स्पष्ट नहीं थे, स्पष्ट हो नहीं सकते थे, मगर धीरे धीरे स्पष्ट होते चले गए। मुझे न मालूम कितने विश्वविद्यालय कॉलेजों से निकाला गया, सिर्फ इसीलिए कि मैं अध्यापकों को बेचैनी पैदा कर रहा था। मैं किसी को बेचैन नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ चैन की तलाश में था। मैं चाहता था कि जीवन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलने चाहिए। आखिर विश्वविद्यालय किस लिए? तुम्हारे बुद्धिमत्ता पर जंग मार देने को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की धार को खत्म करने को, बोथला कर देने को, या तुम्हारी बुद्धिमत्ता को धार देने को? अगर धार देने को है तो मैं जो कर रहा था वो उपद्रव नहीं था, वही होना चाहिए। और अगर तुम्हारी तलवार की धार को मारने का ये सब उपाय चल रहा है तो स्वभावतः उपद्रव था। लेकिन तब मैं मानता हूं कि वो उपद्रव आदरणीय, सम्मान योग्य। मैंने कभी भी एक क्षण को भी ऐसा कोई काम नहीं किया जीवन में जिसके लिए मैं पछताया हूं। आज भी कोई पछतावा नहीं मुझे किसी बात का। जो मैंने किया, जैसा मैंने किया, वो मैंने उस समय जितनी मुझ में सूझबूझ थी उसके अनुसार ही किया है। उसमें जरा भी मुझे पछतावा नहीं। उससे ज्यादा सूझबूझ उस समय थी भी नहीं, इसलिए उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। मगर कभी अपनी सूझबूझ के विपरीत नहीं गया, कभी अंधानुकरण नहीं किया। और उस सब का ही ये फल है कि आज जो मैं हूं, जैसा हूं वैसा हूं। उस सब ने मेरे जीवन को एक बल दिया है, एक केंद्र दिया है, जड़ें दी। मेरी आस्तिकता थोथी नहीं है, मेरी आस्तिकता नास्तिकता की आंख से गुजरी। मेरे उत्तर किताबी नहीं, शास्त्रीय नहीं, मैंने खुद पूछे हैं वर्षों तक। मैंने खुद खोजा है, सब तरफ से परखा और जांचा है। और उस परख और जांचने में जो भी मुझे सहना पड़ा है, उसे सहने में मैंने कभी कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया। सदा सहने को राजी रहा हूं। किसी विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया तो मैंने कोई समझौता नहीं किया। मैं चुपचाप निकल गया हूं, शान से निकल गया हूं, गौरव से निकल गया हूं। जिन्होंने मुझे निकाला है उनके भीतर अपराध भाव रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें दुख है कि हमें तुम्हें विश्वविद्यालय से अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी शिकायतें हैं कि हम क्या करें। और हम जानते हैं कि शायद तुम जो कहते हो ठीक ही कहते हो कि विश्वविद्यालय में तो प्रतिभा पर निखार रखने की चेष्टा होनी चाहिए, मगर हम क्या करें, संस्था चलानी। मैंने कहा तुम संस्था चलाओ, मुझे समझौता नहीं करना है। मैं शान से विदा हो रहा हूं। मैं गौरवान्वित हूं कि तुमने मुझे निकाला। जब मेरी बात लाखों हजारों लोगों को प्रीतिकर लगने लगी और जब लाखों लोग उत्सुक होकर मेरी बात सुनने लगे, और मेरे अध्यापक, मेरे वाइस चांसलर पुराने, मेरे शिक्षक मुझे मिल जाते थे कभी, तो वो कहते थे हमने कभी सोचा भी ना था,
हम कभी मान भी ना सकते थे कि तुम जैसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता। मैंने कहा मैं उस दिन भी धार्मिक था, वो बीज था, आज फूल खिले। न तुम उस दिन धार्मिक थे, ना आज तुम धार्मिक हो। तुम में बल ही नहीं, तुम निर्वीर्य हो। मैं अध्यापक हुआ एक विश्वविद्यालय में। वहां के कुलपति थे पंडित कुंजीलाल दुबे। न तो बुद्धिमत्ता थी कुलपति होने की, न शिक्षण था ऐसा उनका। राजनीतिज्ञ थे, होशियार राजनीतिज्ञ थे। सारा प्रदेश उनको पंडित चाबीलाल दुबे कहता था। कुंजीलाल दुबे तो उनका नाम था, मगर लोग कहते थे चाबीलाल दुबे, क्योंकि उनके हाथ में बड़े बड़े नेताओं की चाबी थी। वो खुशामद में बड़े कुशल थे, वो किसी का भी ताला खोल लेते थे। और खुशामद के बल वो चढ़ते चढ़ते, वकालत उनकी चली नहीं, वकील की भी योग्यता नहीं थी उनमें, वकालत चली नहीं, कभी कोई मुकदमा जीते नहीं। धीरे धीरे कोई उनके पास आता भी नहीं था मुकदमा लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए। फिर वो राजनीति में घुस गए और वहां उन्होंने अच्छी सफलता पाई। वो मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, फिर उपकुलपति हो गए विश्वविद्यालय के। न उनकी योग्यता थी, न कोई क्षमता थी। एक सभा में मैं उनके साथ बोल रहा था, वो मुझसे पहले बोले, मैं उनके पीछे बोला। मैंने कहा कि अभी आपने पंडित चाबीलाल दुबे को सुना? एकदम सन्नाटा फैल गया, लोग घबरा गए। मैंने कहा घबराएं मत, भूल से सच्ची बात मेरे मुंह से निकल गई। चाबीलाल तो बहुत नाराज हो गए, उठ के जाने लगे। मैंने कहा बैठिए, उठ के कहीं जाना नहीं। मैं जो कह रहा हूं इस प्रदेश का एक एक आदमी कहता है, सिर्फ आपके सामने नहीं कहते ये लोग। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यही आपका नाम है और यही आपका काम है, आप भी भली भांति जानते हो। जाते कहां हो, बैठ जाओ। वो वहां तो घबरा के बैठ गए, क्योंकि एकदम से जाएं भी कहां। और जनता ने एकदम तालियां पीटी और लोगों ने कहा कि बात तो सच्ची। मैंने कहा इतने लोग हैं, मैं पूछता हूं लोगों से कि लोग हाथ उठा दे कि मैंने भूल से सच्ची बात कही है या नहीं। तो लोगों ने हाथ उठा दी कि बात तो सच्ची है। सब इनको चाबीलाल ही कहते हैं, इनको कोई कुंजीलाल तो कहते ही नहीं। उन्होंने मुझे घर बुलवाया और कहा कि मुझसे कुछ नाराज हो, क्या बात है, क्यों ऐसा उपद्रव किया? मैंने कहा मैंने कोई उपद्रव नहीं किया, मैं नाराज नहीं। और आप ख्याल रखना, आपकी चाबी मुझ पर काम नहीं करेगी। वो आप राजनेताओं को मनाते रहे। तो उन्होंने कहा फिर ये विश्वविद्यालय तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं गौरव से छोड़ सकता हूं, ये 2 कौड़ी की नौकरी है, इसका कोई मूल्य नहीं। नौकरी की कीमत पर जो सच है उसको मैं छिपा नहीं सकता, और जो मैंने वहां कहा है उसको मैं वापस नहीं ले सकता। आप ही चाबीलाल नहीं हो, इस देश के सारे राजनीतिक चमचे, उनका सबका धंधा यही। सच तो यह है कि आप में अगर थोड़ी भी अकल हो तो आपको उपकुलपति से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सज्जन ने एक दफा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तो उनके बाबत कहानी प्रचलित थी पूरे गांव में। उन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन करते वक्त कहा कि आप सब जानते ही होंगे कि 3 तरह के खेल होते, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टूर्नामेंट।
आप उपकुलपति विश्वविद्यालय के उनकी हिम्मत तो पड़ी नहीं कि मुझे निकाल सकें विश्वविद्यालय से, क्योंकि उनको पता था कि मैं और शोरगुल मचाऊंगा, कुछ और उपद्रव हो जाए। और आए दिन ये हो जाता है कि सभाओं के मंच पर संयोग वसात वो मुझे मिल जाते, धार्मिक सभाओं के मंच पर जहां मैं भी बोल रहा वो भी बोल रहे। वो मेरी खुशामद के लिए मुझको पंडित जी कहने लगे, आइए पंडित जी। मैंने कहा कि देखिए, पंडित शब्द मेरे लिए गाली है, भूल के आप मुझसे पंडित जी मत कहना। अरे उनका आप आदमी कैसे? तो मैं आदर में कह रहा हूं। मैंने कहा ये मेरे लिए आदर नहीं, इस देश में लोग पंडित जी तो आदर में ही कहते, तो मैं पंडित हूं ही नहीं और मैं इसको अनादर मानता हूं। आप मुझको और कुछ भी कहें, पंडित भूल के मत कहना। आप सोचते होंगे ऐसे मेरी खुशामद करेंगे कि आइए पंडित जी। एक बार तो वो इतने क्रुद्ध हो गए कि माइक पर वो बैठे थे, बोल रहे थे, और तभी बीच में मैं पहुंचा। बस उनने मुझे देखा, होश हवास खो दिया। वो भूल ही गए कि माइक मुंह के सामने। कहा कि हम दो में से कोई एक ही इस सभा में हो सकता है, या तो मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे। बाद में उनको समझ में आया कि माइक था, सारी जनता ने सुन लिया। मैंने कहा कि मुझे अकेले में मिलते हो तो कहते हो पंडित जी, मुझे अकेले में मिलकर खुशामद करते हो, और यहां भूल से सत्य निकल गया जो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। ख्याल तुम्हें न रहा कि माइक, वो असल में कह रहे थे संयोजक से कि अगर ये सज्जन बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, हम दोनों साथ नहीं बोल सकते, हमारा मेल बैठता नहीं। मगर ये सारी बात माइक से पूरी सभा में विस्तीर्ण हो गई। मैंने कहा जो सच्ची बात है कहो। वो मुझे देखते से एकदम थर्राने लगते थे, एकदम कपने लगते थे। एकदम उनको ज्वर ताप चढ़ाता था। बड़े नेता थे। मैंने उनसे कहा कि आप जैसे लोग इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, कहां किस गड्ढे में गिराएंगे? सो गिराया इस तरह के लोगों ने। घसीट रहा है ये मुल्क गड्ढों में। चार कोड़ी के लोग छाती पे सवार हैं, जिनकी कोई न योग्यता है न क्षमता है, लेकिन हमारी आदतें गलत है, हमारे सोचने समझने के ढंग गलत है। मेरी बात उपद्रव लग सकती है, मगर मैं सीधा साफ आदमी हूं। मुझे जो कहना है, जैसा कहना है, ठीक वैसा ही कह देता हूं। शिष्टाचार के कारण झूठ नहीं बोल सकता, सभ्यता और औपचारिकता के नाम पर झूठ नहीं बोल सकता। शिष्टाचार अगर सत्य के साथ मेल खाता हो तो ठीक, अगर नहीं मेल खाता हो तो शिष्टाचार जाए भाड़ में। सत्य अपनी जगह रहेगा और अपनी बात कहेगा। और हमें जरूरत है ऐसे लोग पृथ्वी पर अधिक संख्या में हो, तो ही हम इस पाखंडी समाज को बदलने में सफल हो सकेंगे, अन्यथा बदलने में सफल ना हो सकेंगे। रंजन, दूसरों की दृष्टि में तो वह भी उपद्रव था, आज भी जो मैं कर रहा हूं वह भी उपद्रव। शंकराचार्य से पूरी के पूछो तो वो यही कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वो उपद्रव। मेरा सन्यास उनके लिए उपद्रव है। उनको लगता है मैं सन्यास देके सन्यास की सारी परंपरा को भ्रष्ट कर रहा हूं। उनको लगता है कि मैं भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा हूं। वो भारतीय संस्कृति के पोषक, रक्षक, और मैं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाला।
उनको लगता है कि मैं लोगों को नास्तिक बना रहा हूं, मैं लोगों को भौतिकवादी बना रहा हूं, मैं लोगों को भोगवादी बना रहा हूं। स्वभावता भी मुझ पर नाराज। कुछ आश्चर्य नहीं तो कोई धर्मांध आके यहां छुरा फेंक के मुझे मार डालने की कोशिश करे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, जवाब उनके पास नहीं है। जवाब मैं बचपन से नहीं पा रहा हूं किसी के पास। अब तो बहुत मुश्किल है उनके पास जवाब होना। जब मैं छोटा था तब भी मैंने जवाब नहीं पाए। तब भी मैं चकित हुआ, हैरान हुआ कि किस तरह के लोग छाती पे सवार हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मगर लोगों को उन्होंने ऐसी गुलामी का पाठ पिलाया, ऐसा जहर पिलाया है कि आज अगर स्वतंत्रता की बात करो तो उपद्रव मालूम होती, अगर सत्य की बात करो तो बगावत मालूम होती। मगर मुझे विद्रोह से प्रेम, मैं तो विद्रोह को ही धर्म मानता हूं।